सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। हुड्डा पर सैनी भारी, जीत की हैट्रिक से हिस्ट्री बन गई है। हरियाणा का जनादेश सामने आ चुका है और जनता लगातार तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा जताते हुए नजर आई है। चुनाव के रण में किसान और जवान के सहारे उतरी कांग्रेस के भ्रम को पीएम मोदी के दम ने तोड़ दिया। एक बार फिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी के सामने कांग्रेस धराशायी हो गई। अब सवाल चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठने लग गए हैं। साथ ही कांग्रेस के अंदर ही आरोपों को लेकर दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस को मिला है बहुमत, लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जनादेश पर करेंगे आज महाडिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। नहीं चले किसान जवान, बीजेपी ही पहलवान। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी। फेल हुई कांग्रेस की ट्रिक, बीजेपी की लगी हैट्रिक। जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब? पीएम मोदी का दम, कांग्रेस का टूटा भ्रम। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। घाटी से 370 हटाया, किसी काम नहीं आया। कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बने। तस्वीरें साफ हो गई हैं। हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज कर नया इतिहास बना दिया है। ये पहली बार है जब हरियाणा में किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। कांग्रेस में तालमेल और आपसी मतभेद पर सवाल उठने लगे हैं। उधर धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिला है, लेकिन हरियाणा की बदली तस्वीर तकरार है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। तो वादों और दावों का दम जो कांग्रेस ने किए थे, जनादेश ने निकाल दिया। हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार में कई फैक्टर रहे हैं। इन फैक्टर्स पर आज करेंगे महाडिबेट, चर्चा भी करेंगे। लेकिन महाडिबेट से पहले कुछ सवाल देख लेते हैं जिन सवालों पर आज की डिबेट फोकस करेगी। तो पहला डिबेट सवाल रहेगा कि आखिर कांग्रेस से कहां हो गई चूक, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े किए जा रहे थे। कई मुख्यमंत्री दावेदार निकलकर सामने आ गए थे। अगला सवाल, क्या जाट और गैर जाट से निकली रहा? कांग्रेस का फोकस सिर्फ जाट वोट बैंक पर आ गया। और अगला सवाल, किसान जवान पहलवान सब बीजेपी पर मेहरबान दिखे। वो लोग जिन पर कांग्रेस, जिनको लेकर जिनकी उपेक्षा करने का आरोप कांग्रेस लगा रही थी बीजेपी पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है मिलन भार्गव जी, डॉक्टर राम पांडे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र पैगवार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट जयप्रकाश जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट है मेरे साथ स्टूडियो में, सौरभ दुबे जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आ रही हूं मिलन भार्गव जी आपके पास। नायाब निकले आपके नायब सैनी, तस्वीरें भी आ रही हैं, जवाब लूंगी आपसे, लेकिन तस्वीरें देखिए, बहुत खास तस्वीरें हो जाती हैं आज के दिन, क्योंकि 57 सालों में हरियाणा के अंदर ऐसा किसी और ने नहीं किया जैसा बीजेपी ने कर दिखाया। तीसरी बार सरकार बीजेपी हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है और बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी विकास करो, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे
स्वागत है भाई, सोशल मीडिया स्वागत प्लेटफॉर्म है। एक्स पर पोस्ट कर हरियाणा की स्वागत आवाज है भाई, का स्वागत है। आभार भी व्यक्त किया था प्रधानमंत्री स्वागत है भाई, नरेंद्र स्वागत मोदी। है। मोदी जी को जय श्री राम। किसान, जवान, पहलवान सभी का मोदी जी को वोट जय बीजेपी श्री ने राम। पाया है और इसीलिए बीजेपी के नेता स्वागत है आज भाई, स्वागत है। हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक यही कह रहे स्वागत है हैं भाई, कि स्वागत देखिए है। प्रधानमंत्री मोदी की कुछ जो क्षणों में विश्वसनीयता है आदरणीय वो अध्यक्ष और के साथ पुख्ता आदरणीय हुई है। प्रधानमंत्री जी आ जनता जाएंगे। जितना भरोसा नरेंद्र मोदी हम के सब चेहरे पर करती नारा दे रहे है हैं, उतना अपने किसी स्थान और पर पर बैठ। विश्वास नहीं करती। जय जय जय। हर हाथ में आज नजर आ रही थी मोदी बीजेपी जी नेताओं को कार्यकर्ताओं करिए। के। उसके साथ साथ नारा देना है, हरियाणा की जीत हमारी है, महाराष्ट्र झारखंड की भी बारी है, महाराष्ट्र झारखंड की बारी है। हरियाणा की जीत हमारी है। एक बार महाराष्ट्र की बारी, एक बार झारखंड की बारी, एक बार दिल्ली की बारी, ऐसा करेंगे, ठीक है। शुरुआत दिल्ली से। हरियाणा की जीत हमारी है। अब झारखंड। हरियाणा की जीत हमारी है। अब हरियाणा की जीत हमारी है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर से और अपनी महा डिबेट भी हम जारी रखेंगे। तो मिलन भार्गव जी आपके पास ही आ रही हूं। आपके सबसे बड़े नेता को हम टीवी स्क्रीन पर यहां दिखा रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से तस्वीरें। लेकिन मेरा सवाल यही था वापस से कि नायाब निकले आपके नायब सैनी। नायाब जरूर निकले और इसके पीछे जो अथक परिश्रम और मेहनत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है आज देश स्वीकार कर रहा है। देश की जनता ये प्रलोभन, भ्रम की राजनीति और कास्ट पॉलिटिक्स को हटकर विकास की सोच को चुन रही है। और ये तीसरी बार लगातार जब हैट्रिक मारते हैं तो ये बताता है कि किसी भी स्टेट में लगातार जीत दर्ज करने के लिए जो काम का जो गति है, जो विकास के पैमाने हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या स्टेट के जो हमारे चेहरे हैं, उन सभी ने बहुत सारी मेहनत की, परिश्रम किया और प्रदेश की राजनीति को बदलने का ठीक है भार्गव जी, आपके पास लौटती है, आपका कनेक्शन जो है शायद थोड़ा सा वीक है, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बीच बीच में। डॉक्टर राम पांडे आपके पास मैं आती हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया है तो हरियाणा में हो गया और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा जीतने पर बहुत बहुत बधाई। वो अलग कारण है जीत और हार के क्या है, लेकिन जब हम विकास की बात करें तो 9.5 साल बाद खट्टर जी को हटा दिया गया था और हटाया इसीलिए गया था कि जवान, पहलवान, किसान, आम आदमी सब परेशान थे, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, भ्रष्टाचार था। यदि सब सही होता तो खट्टर जी को हटाया ही नहीं जाता। उन्हें हटाने का कारण यह था कि पूरी तरह से वहां सरकार एक तरह से नकारा निकम्मी साबित हो रही थी। हाँ, सैनी जी आए हैं, अब हार जीत के 50 कारण रहते हैं। अब कुछ कारण ऐसे हैं जैसे भाई वोटिंग वाले दिन किसानों के खाते में पैसे डाल दिए गए थे, चुनाव आयोग है ही, और हम तो भले ही हरियाणा में 90 सीट जीत जाते तब भी हम यही कहते कि ईवीएम से तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो किसानों पर, पहलवानों पर और जवानों पर सबके ऊपर अत्याचार और बढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब ये पता है कि कुछ काम करें या न करें, भ्रष्टाचार बढ़ाएं, कम करें। बताइए, एक बलात्कारी के प्रचार करने का भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। राम रहीम को भी जेल से छोड़ दिया गया। अब जब राम रहीम को प्रचार करने के लिए जेल से छोड़ दिया गया तो इससे ये समझ में आता है कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो और ज्यादा बुलंद होंगे। हरियाणा देखा जाए तो देश में ज्यादा से ज्यादा जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी मानी जाती है वो हरियाणा में मानी जाती है। अग्निवीर की हम बात करते हैं क्योंकि हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग आर्मी में जाते हैं। तो इस तरह की कई बातें हैं, ठीक है, बातें चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात थी, बीजेपी करी थी, हमने हटाई, हम वहां जीतेंगे। और धारा 370 बीजेपी ने हटाई, फिर भी बीजेपी हार गई। तो ये समीक्षाएं तो अब चलती रहेगी। धर्मेंद्र पैगवार जी कारण गिना दिए डॉक्टर राम पांडे ने कि क्या क्या वजह रही जीत की, और कह रहे कि 90 की 90 सीटें आती तो भी हमें कहते
कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात ये कह रहे हैं कि खट्टर को हटाया, नायब सैनी को लाए। बड़ी कांग्रेस के अंदर तो लाया जाता है ये कहकर कि 50-50 होगा, 2.5 साल, लेकिन होता नहीं। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस को हार पछाना आना चाहिए। नहीं, आपसे नहीं मिलन जी, आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। जी पैगवार जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कांग्रेस को हार पछाना आना चाहिए, जनमत का सम्मान करना सीखना चाहिए। फिर वही बात, जब भी हार होती है कांग्रेस की किसी भी चुनाव में, तो कांग्रेस ये बात कहती है कि ईवीएम, लोकतंत्र की हार, ये हार, वो हार। आप जितने भी मुद्दे लाए थे उन मुद्दों को जनता ने नकार दिया है। आप वहां पर किसानों का मुद्दा लाए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे पंजाब और हरियाणा के, सिर्फ देश में वही किसान नहीं है, उनके पीछे कुछ लोग थे। भाजपा ने और पूरे देश के कई बड़े बड़े संगठनों ने इस बात पर आशंका जताई थी कि किसान आंदोलन के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, साजिश है। और उस षड्यंत्र को, साजिश को हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, क्योंकि भाजपा ऐसा नहीं कि 2 सीट ज़्यादा जीत गई और उसका बहुमत आ गया। भाजपा ने, पिछली बार भाजपा अल्पमत में थी, इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत में आई है। तो कांग्रेस को गलतियां गिनाने के बजाय गिरेबान में झांककर अपनी समीक्षा, बड़ी बात है, क्योंकि नई सीट बीजेपी नई सीट्स लेकर आई है, कांग्रेस नई सीट्स लेकर आई है, लेकिन पुरानी रिटेन नहीं कर पाई। ये भी एक बड़ा फैक्टर यहां देखने को मिल रहा है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, अच्छा वो सुन नहीं पा रहे हैं मुझे। सौरभ दुबे जी, बताइए, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए, ठीक है। हाँ जी, बताइए। तो यही मैंने कहा, माफ कीजिए जयप्रकाश जी, कि देखिए तस्वीर जो निकलकर सामने आई है उसमें जलेबी का जो स्वाद है ना, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को भाग गया है। देखिए, ये तो आज जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो रिजल्ट आया है वो तो सभी के सामने है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जीत हार तो खैर ये चलती रहती है, सब कुछ ये तो मैंडेट है, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी कई चीजें हमारे सामने आई हैं, क्योंकि ये जो नतीजे, ये अप्रत्याशित नतीजे हैं, अस्वीकार्य नतीजे हैं ये, क्योंकि ये किसी के गले से उतर नहीं रही कि हरियाणा में कांग्रेस की मतलब सीटें इतनी कम रह जाएंगी। लेकिन मैं एक बात फिर भी ये कहना चाहूंगा कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। मैं तो कश्मीर में क्या वो तंत्र नहीं काम करता? वो पिक एंड चूज करते हैं कि अच्छा आज हम तो यहाँ पर तंत्र लगाएंगे, वहां पर नहीं लगाएंगे। देखिए, मैं बता देता हूं, मैं काफी चीजें बीच में आपने देखे होंगे, आंदोलन भी हुए, बहुत कुछ हुआ। जो ईवीएम मशीन, मैं ये नहीं कहता कि, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ईवीएम मशीन इस देश के लिए खतरा है। जो बताइए, जो पार्टी, जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, महिला उत्पीड़न के मामले कम नहीं कर सकती, रोक नहीं पाई। बहुत अच्छा आपने विषय किया जयप्रकाश जी, महिला उत्पीड़न के बावजूद दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा के मंच में क्या हुआ, आपने देखा वीडियो लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार हुई है। वो तस्वीरें हरियाणा के लोगों ने भी देखी होंगी कि जहां सबसे बड़े नेता में से एक है भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनकी जनसभा के मंच में अगर कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई समर्थक ऐसा करने की हिमाकत कर सकता है, तो फिर कल को क्या होगा, सरकार बनेगी। ये भी तो आया होगा ना वहां लोगों के मन में, जिनकी बहन बेटियां हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अभी आपने खट्टर साहब का भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक नागरिक ने उनसे सवाल की, तो उन्होंने कहा अरे इसकी हिम्मत कैसे अंदर आने की। सोचिए, जब जिनके अंदर ये अहंकार इतना कूट कूट के भर गया था, तो जनता को सब पता था कि आज के समय बीजेपी अहंकारी पार्टी है, जिसने 10 सालों में कुछ नहीं करा। किसान, 700 किसानों की शहादत देखी, उसके बावजूद आपको लगता है किसानों ने वोट दिया होगा या वहां के युवाओं ने वोट दिया होगा? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपने देखा होगा मशीन की जो बैटरी है, जब ईवीएम मशीन खुलती है, हाँ, 99% चार्जर ले आए। सोशल मीडिया से हटकर जमीन की बात कीजिए जयप्रकाश जी। मैं जमीन पे मैं बता देता हूँ आपको, मैं सोशल मीडिया की बात की होती तो जाटों के अलावा कुछ और महेंद्रगढ़ और पानीपत,
इन जगहों पर आपको नहीं पता क्या और चीजें तमाम देखने को जातियां मिली। हैं, मुझे नहीं पता, सच में मैं को जानती ही नहीं जयप्रकाश जी। सौरभ दुबे जी, देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी को जनता के जनादेश को, जनमत के जनादेश को जो है वो बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए, चाहे जीत हो चाहे हार हो। कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, लेकिन ये जनता का जनादेश है। जब आप इसमें कमियां निकालते हैं, भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हम हरियाणा जीतते भी तो भी हम ईवीएम से इसको स्वीकार नहीं करते। मैं तो एक ऑफर देता हूं आपको, आपकी कर्नाटक में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, आपकी तेलंगाना में सरकार है, आप उन सरकारों से इस्तीफा दे दीजिए और जाइए सुप्रीम कोर्ट में, कहिए कि हम ईवीएम से चुनाव करना नहीं चाहते। देखिए, ऐसा नहीं होता ना कि जहां पर आप जीत रहे हैं वहां पर ईवीएम सही काम कर रही है, जहां पर आप हार रहे हैं वहां पर ईवीएम मशीन के ऊपर दोष कर रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, इस तरह की बातें। देखिए, इस देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने दो चीजों पर चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 वर्षों के विकास के कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, पहलवानों को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया गया कांग्रेस की तरफ से। अब उनको अगर सफलता नहीं मिली है तो बार बार अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने वोट ही नहीं किया। बताइए किस प्रकार से जनता के जनादेश का ये तो अपमान है। अगर वहां की जनता निकल करके इतनी मेहनत से वोटिंग कर रही है और वो अपना जनादेश दे रही है, तो आप उसको कह रहे हैं कि उसने वोट ही नहीं किया। निश्चित रूप से आपको यह मानना पड़ेगा कि जो पहलवानों का विषय था, जो इनका विषय था, किसानों का विषय था, महिलाओं का विषय था, कुमारी शैलजा को आप क्यों भूल जाते हैं? वो इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी का दलित चेहरा, उस समय महिला आपको ध्यान नहीं आया? आप लोकसभा चुनाव में तो आरक्षण और दलित की बात कर रहे थे, एक अवसर आया था, उस समय आप उनको, कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते। 17 सीटों पर उनके कोई उम्मीदवार आपने उतारने ही नहीं दिए, सिर्फ एक हुड्डा जी की चलती रही। हुड्डा जी मतलब कांग्रेस, हुड्डा जी मतलब जाट वर्सेस गैर जाट उन्होंने दिखा दिया एक बार फिर से। मिलन भार्गव जी, आपकी बात पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ऐसी ही नहीं हुई। अथक परिश्रम और जो हमारा नेतृत्व है, जिस विजन को लेकर देश को आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रदेशों की राजनीति भी प्रभावित हो रही है। आज प्रदेशों की राजनीति में ये क्षेत्रीय समीकरण दूर हो गए हैं, जात पात की पॉलिटिक्स से हटकर लोग विकास के एजेंडे को स्वीकार कर रहे हैं। और तीसरी बार भी हैट्रिक आ रही है, तो इसके पीछे हमारी सरकारों के अथक परिश्रम है, राज्य की तस्वीर भी बदली है। अब भले ही विपक्ष ईवीएम का रुझान हुए, लेकिन जनमत जनादेश का अपमान ना करे। लेकिन आपके नेताओं ने जो गोल गोल जलेबी बनाई, उनको एक्सपोर्ट करने का जो विचार रखा, और मोहब्बत की दुकान में जिस प्रकार से कोकीन आपका खुलासा हुआ कि कांग्रेस का हाथ करप्शन पे था, लेकिन कांग्रेस भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, ये उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो चाहे देश का मिजाज हो, वो हम देखते हैं वो मोदीमय है। और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सबको जानना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति की रिवायत को बदल डाला है। हमने देश में राजनीति देखी है, 10 साल पहले हम देखते रहे हैं। कांग्रेस जातिवाद को आगे बढ़ाती रही है, कांग्रेस भाई भतीजा राज को आगे बढ़ाती रही है, और आज भी जातिवाद में लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने देखा है किस तरीके से परिवारवाद को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, किस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है। ये तीनों सीट कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन आपने इस रिवायत को बदला, भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का किया। वहीं भाई भतीजावाद, वहीं परिवारवाद, और इन सबको धत्ता दिखाते हुए आपने विकासवाद को आगे बढ़ाया और विकासवाद के साथ आपने देश को जोड़ा है। यह सरकार, यह प्रोएक्टिव सरकार है, आपके नेतृत्व में चलने वाली सरकार। यह प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, यह अकाउंटेबल सरकार है। यह सरकार अपने से आगे बढ़ करके जनता की सेवा के लिए लगी रहती है।
और ये उत्तरदायी दायित्व के बोझ से पूरी जिम्मेवारी को निभाने वाली सरकार है, इसलिए अकाउंटेबल सरकार, रिपोर्ट कार्ड की सरकार है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे हैं दिल्ली हेडक्वार्टर से, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर राम पांडे, मैं आपके पास आ रही हूं। तो वहां पर नारे लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में तो हो गया, महाराष्ट्र की बारी है, झारखंड की बारी है, दिल्ली की बारी है। जी, अभी नड्डा जी ने 3 के बताए थे और चौथा के कश्मीर नहीं बताया उन्होंने। 90 सीट कश्मीर में थी और 90 ही हरियाणा में है। दोनों जगह बराबर विधायक बनेंगे। तो कश्मीर की हार को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? वहां तो 10 साल से इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी 10 साल से थी, हरियाणा में रिपीट हो गए तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है। कश्मीर में आप ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अभी से थोड़ा रोना कम करिए और हाथ को स्वीकार करिए और राष्ट्र विरोधी नीतियों का साथ छोड़कर राहुल गांधी के खिलाफत करिए। ये ऐसे नेताओं का साथ क्यों देंगे जो देश के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो खालिस्तानियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को घोषित करने वाले तंत्र के साथ है। तंत्र भी एक ही है, मंत्र भी एक ही है। आपके पास बोलने तो दीजिए उन्हें। मैडम, चैनल पे बोलना है या नहीं बोलना है, या फिर इनसे बुलवा लीजिए जो बीच में बोल रहे हैं। मैं बात नहीं बोलूंगा। राम पांडे कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने इंटरप्ट कर दिया उन्हें। नहीं, उनको बोलने दीजिए। हाँ बुलंद जी बोलिए, मैं बात पे बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। नहीं मैडम, आप की दुकान चला रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो कैसे आप जीतेंगे? आप ईवीएम का रोना, और ईवीएम का रोना हो रहा है तो कर्नाटक में क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है, हिमाचल में क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है? जहां जीत गया वहां तंत्र भी ठीक है, वहां मंत्र भी ठीक है, और जहां हार गया वहां ईवीएम का रोना। ये हंसी के पात्र बन गए हैं। और ये आलू से सोना बनाना और फिर जलेबी को एक्सपोर्ट करना, ये जनता देख रही है किस प्रकार गंभीरता लेकर आप राजनीति कर रहे हैं। और देश विरोधी गतिविधियों को ये असहज रूप से जनता देख रही है, और जनता ये बता रही है कि आप जनमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के विकास की सोच के साथ। अपर्णा जी, मैं कहना चाहूंगा, आलू से सोना किसने बनाया था, आप ही बता दो ना। जिन्होंने बनाया था वो देश में स्पष्ट है, आप भी जानते हैं। आप बता रही और आप जिस प्रकार से जलेबियों को एक्सपोर्टर किस करने के विचार रखने वालों के साथ है। पहली बात तो आप सभी मेहमान की समझ लीजिए कि जो स्टूडियो में है ना वो तो ओवरलैप फिर भी कर पाएंगे, लेकिन जो स्काइप से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं ना, वो लोग ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। जी जयप्रकाश जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो मिलन जी ने जो बोला है, मैं उन पे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, चाहे हमारी कर्नाटका में सरकार है, चाहे हमारे तेलंगाना में सरकार, मैं फिर भी एक बात बोलूंगा हमारी सरकार होते हुए भी, कि आप फिर भी जयप्रकाश की सरकार है, कांग्रेस के प्रवक्ता है आप, अगर आपने मुझे प्रवक्ता से समझ लिया क्यों साहब, मैं एक बात ये चेहरा हटा बताइए ना, आपने आपको मैंने अच्छा सुनिए, आपकी सरकार है, मतलब अपर्णा जी के साथ ही है ना, बुलवा लो भाई, क्यों अपर्णा जी को बुलवा लो, बोलने दो। अरे मिलन भार्गव जी, अपर्णा जी को बुलवा लो। आज तो आप जीत कर आए, थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। नहीं, दिल बड़ा नहीं है, तो वाला रहेगा। सुनिए मेरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आलू से सोने वाला बयान किसका, ये बता दीजिए आप, बता दीजिए आप, बता सकते हैं? अच्छा ठीक है, हो गया। मगर फिर भी ये कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मशीनों की जो दिक्कत अभी भी आई है, जहां बताइए पूरे दिन वोटिंग चलती है, उसके बावजूद भी 99% 98% जयप्रकाश जी, मेरा एक सिंपल सवाल है, उसके बाद उन मशीनों पर मेरा सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर राम पांडे तो नहीं बोल रहे ये बात, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बात चाहती हूँ आपसे पूछना कि अगर ईवीएम का ही दोष है तो फिर ईवीएम का दोष कहीं और क्यों नहीं होता? 99 सीट कैसे आ गई कांग्रेस की? वो तो आम चुनाव था, देश का चुनाव। मैं अभी भी कहना चाहूंगा, वहां कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पोर्ट्रे किया कि बीजेपी को हराकर वही सत्तासीन होने जा रही है, और यहां पर आप कह रहे हैं कि देखिए चुन चुनकर ईवीएम का इस्तेमाल होता है, तंत्र का, मंत्र का। मगर मैं वीडियो फिर भी दिखा देता हूं, मिलन जी को दिखा देता हूं, इन्होंने शायद ये वीडियो कभी देखी नहीं आज तक।
अरे प्रकाश जी अंधकार से बाहर आइए, आपका नाम प्रकाश भाई और स्वीकार करिए आप। ठीक है अमित मेहता, बहुत धन्यवाद आप सभी का एमपी की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।